नमस्कार दोस्तों। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो न्याय के ऊपर करने वाले हैं। पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं, विभिन्न महत्वपूर्ण एग्जाम, समस्त एग्जाम्स तो नहीं जिनका संबंध राजनीति विज्ञान से था, और उसमें न्याय से संबंधित, जस्टिस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, न्याय आप जितने भी टॉपिक्स करते हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, नागरिकता, ये इंटरकनेक्टेड टॉपिक है। अगर आपको न्याय को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं ना, तो इसका तात्पर्य है कि आगे के जो टॉपिक है, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार और नागरिकता, ये भी आपके समझ में आ जाते हैं। और इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो न्याय है, जस्टिस ही है। इसके ऊपर क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, हर हालात में पूछे जाते हैं। तो आज न्याय के ऊपर कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं इनकी चर्चा करूंगा। पीछे के विभिन्न एग्जाम से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए हैं, जिनके रिपीट होने की भी संभावना बनी रहती है या फिर किसी न किसी रूप में वो रिपीट हो जाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। वितरणात्मक न्याय के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस के लिए भाग्य के सभी पहलू नैसर्गिक सहित अप्रासंगिक है। ये तो फिर भी सेट बैठ जाता है। वितरणात्मक न्याय के लिए भाग्य के सभी पहलू नैसर्गिक सहित प्रासंगिक है। यह कथन किस अवधारणा को इंगित करता है? पहले तो मैं इसकी लाइन समझाता हूं कि ये है क्या। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसको समझना भी आसान हो जाएगा। ये जो लाइन कहा है, ये भाग्य समतावादियों के लिए कही गई है। भाग्य समतावादी क्या कहते हैं कि अगर समाज में अगर संसाधन वितरण करना है, समाज में संसाधन वितरण करना है, और इसका संबंध सार्वजनिक कल्याण से हो, जन कल्याण से हो, तो एक हो कैसे? तो भाग्य समतावाद समतावाद का ही एक रूप है। विशेष करके रोनाल्ड डवर्किन है, रोकोस्की है, रेमर है, ये सारे लोग ये कहते हैं कि जो संसाधनों का वितरण है वो उन पिछड़े हुए लोगों को किया जा सकता है जो नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, जो भाग्य की वजह से पिछड़ गए हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति समाज में बुरी स्थिति में दो प्रकार से आता है। अगड़ा और पिछड़े का, अमीर और गरीब का जो भेद होता है वो दो कारणों से पैदा होता है। एक व्यक्ति खुद अपने कर्मों से करता है, दूसरा भाग्य यानी प्राकृतिक रूप से ऐसा होता है। एक व्यक्ति दिव्यांग पैदा हुआ, स्वाभाविक है कि वो दौड़ नहीं पाएगा, तो वो दौड़ में पीछे रह जाएगा। ये तो हुआ उसका भाग्य है। उसके लिए संसाधन वितरण किए जा सकते हैं, उसके कल्याण के लिए राज्य गतिविधियां कर सकता है, उसके कल्याण के लिए जो साधन संपन्न लोग उन पर टैक्स लगा के और उनसे पैसा इकट्ठा करके उसको वितरित किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के और अपना पैर तोड़ ले और फिर यह कहे कि मुझे संसाधन वितरण किया जाए, तो यह नहीं होना चाहिए। तो ये जो भाग्य समतावाद है, ये उन लोगों की समानता की चर्चा करता है जो प्राकृतिक रूप से या भाग्य की वजह से ही पिछड़े हुए हैं, उनके बेसिक नीड्स की पूरी करने की चर्चा करता है। ये कहता है कि राज्य को ऐसे लोगों को रोटी रोजी, कपड़ा, मकान, शिक्षा वगैरह देना चाहिए जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं वो पूर्ति करेगा राज्य। ये है भाग्य समतावाद, जो कि कल्याणकारी वितरण की चर्चा करता है। तो ये लाइन उनसे संबंधित है। सामाजिक न्याय का निम्नलिखित में कौन सा प्रतिमान सही ढंग से सुमेलित नहीं है? स्वीकृत अधिकारों का संरक्षण। डेविड ह्यूम कि जो पहले से अधिकार चले आ रहे हैं, जो समाज ने जिनको स्वीकृति दे दी है, उन अधिकारों का संरक्षण करना ही सामाजिक न्याय है। चाहे वो पुरुषों के हो, महिलाओं के हो, जो सामाजिक स्वीकृति प्राप्त अधिकार हैं, वो है। डेविड ह्यूम बिल्कुल सही है। योग्यता के अनुरूप वितरण। हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर तो इतना बड़ा वो उदारवाद का, नकारात्मक उदारवाद का समर्थक है। वो कहता है कि राज्य को जन कल्याण की कोई गतिविधि संपन्न नहीं करनी चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति मर रहा है तो राज्य का उसका काम नहीं कि उसको बचाए, ये व्यक्ति की खुद की काबिलियत होनी चाहिए। तो जो भी वितरण होगा, जो कुछ होगा, वो योग्यता के अकॉर्डिंग होगा। हर्बर्ट स्पेंसर बिल्कुल सही कह रहे हैं। डार्विन की थ्योरी पढ़ी हुई है आपने, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल द फिटेस्ट। डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया। डार्विन जो एक जीवशास्त्री था, उसने ये देखा कि जीवों की कुछ संततियां या संतानें जिंदा रहती है, कुछ मर जाती है, कुछ चीजें विलुप्त हो गई, डायनासोर विलुप्त हो गए, ऐसे बहुत सारे जंतु विलुप्त हो गए। उनका मूल कारण क्या था? तो उसने कहा कि जो योग्य प्रजातियां होती है, जो अपने आप की योग्यता लगातार साबित करती रहती है और बदलते वातावरण के अनुसार खुद को बदल लेती है, वो तो रहती है जिंदा। जो अपने आप को बदल नहीं पाए, जो अपने आप की योग्यता को साबित नहीं कर पाए, वो जीवित नहीं रह पाते। ऐसा ही हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है। इन्होंने डार्विनवाद को सामाजिक क्षेत्र में लागू किया है कि कोई भी व्यक्ति है वो अपनी खुशियों के लिए, कल्याण के लिए स्वनिर्भर है, अपनी योग्यता के ऊपर निर्भर है। अगर कोई अयोग्य है तो राज्य उसकी कोई सहायता नहीं करेगा। ये बिल्कुल सही है। अपने को नहीं वाला करना जो सम्मिलित नहीं है। उपयोगिता के अनुरूप वितरण, उपयोगिता के अनुरूप वितरण, तो उपयोगितावाद इसकी चर्चा करते हैं। FA हेयक तो योग्यता के अनुरूप वितरण की चर्चा करता है कि चाहे धन हो, सम्मान हो, पद हो, इज्जत हो, वो योग्यता के अनुरूप मिलेगी। उपयोगिता के अनुरूप वितरण FA हेयक तो नहीं करता, ये तो हर्बर्ट स्पेंसर वाली बात मानता है। आवश्यकता के अनुरूप वितरण पीटर क्रोपोक्टिन कहता है कि जिसको जितनी आवश्यकता है उसको दिया जाए। ये क्रोपोक्टिन है, ये थोड़ा सा साम्यवादी टाइप है। दरअसल ये अराजकतावादी है जो समाज में आर्थिक समता की स्थापना करना चाहता है। ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति को जितनी आवश्यकता है उसको उसी के अनुरूप वितरण किया जाए। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा ये उपयोगिता वाला, क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है। किसने यह तर्क दिया कि न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है जो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है? दरअसल ये सुसेन मोलर ओकिन का है, जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। ये प्रसिद्ध नारीवादी सुसेन मोलर ओकिन की पुस्तक है और इस पुस्तक में उन्होंने जस्टिस और जेंडर का आपसी संबंध स्थापित किया है। और इस ही पुस्तक में इन्होंने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जॉन रॉल्स का जो न्यायिक सिद्धांत है उसमें महिलाओं की कोई चर्चा नहीं है। ऐसे लगता है कि ये जितना भी असमानता या अकल्याण या दुखी मानता है वो पुरुषों को ही मानता है। परिवार में जो असमानताएं बरती जाती है उनके बारे में, विशेष करके जो जेंडर रूपी शोषण उसके बारे में चुप है जॉन रॉल्स। तो सुसेन मोलर ओकिन कहती है कि न्याय तभी पूर्ण होगा जब परिवार में बरती जाने वाली असमानताओं को कम किया जाएगा। हम राज्य स्तर के ऊपर, बड़े सामाजिक स्तर के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन पारिवारिक स्तर के ऊपर चर्चा नहीं करते। तो हमें जो निजी दायरा है उसमें आना होगा। सार्वजनिक दायरे में ही न्याय नहीं है बल्कि निजी दायरे में भी न्याय की स्थापना करनी होगी। ये कहना है सुसेन मोलर ओकिन का। ये है इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नोजी के हकदारी के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एनलाइटमेंट या हकदारी को एक और कुछ बोलते हैं, इसको आपकी जो आपकी खुद की हो, जिस पे आपका हक हो, जो आपने कमाया है उस पे आपका हक हो। तो ये हकदारी का जो सिद्धांत है रॉबर्ट नोजिक का, इसके 3 भाग हैं। एक है स्थानांतरण का सिद्धांत, एक है न्यायपूर्ण शुरुआती अधिग्रहण का सिद्धांत, एक है अन्याय के परिशोधन का सिद्धांत। तो पहले तो मैं आपको इसका उत्तर बता दूं, इसका उत्तर 1, 3 और 4 है। इसको मालिकाना हक का सिद्धांत कह लेते हैं।
ये सिद्धांत नोजिक ने दिया है, हकदारी सिद्धांत, कि जो भी संसाधन है, आर्थिक संसाधन या और कोई संसाधन है, उनके ऊपर हक उसी का होगा जो उसका निर्माण करेगा, उसमें उसका पूर्ण हक होगा। आपने अपनी मेहनत से पैसे कमाए हैं तो आपका उन पैसों के ऊपर पूरा हक है। आपने जो संपत्ति बनाई है उस पर आपका पूरा हक है। यह है हकदारी सिद्धांत, एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब इसके 3 सिद्धांत हैं कि अगर आप ने ईमानदारी पूर्वक अपनी योग्यता से जो कुछ कमाया है, आप उसका अधिग्रहण कर सकते हैं। समाज में अगर आप संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं और शुरुआत में मान लेते हैं कि जब से संपत्ति का निर्माण शुरू हुआ था, आपने क्या किया, एक जमीन थी, वो बंजर थी, कॉमन थी, आपने उसे झाड़ झंखाड़ साफ किया और आपने उस पे अपना हक जमा लिया, तो ये एक जायज है, उस जमीन पे आपका हक है। तो शुरुआती जो अधिग्रहण है ये न्यायपूर्ण होना चाहिए, ये है। अब आपने जो अधिग्रहण कर लिया, जिसके आप मालिक बन गए हैं, जिसका आपने मालिकाना हक प्राप्त कर लिया है, आप उसका कोई सा भी यूज कर सकते हैं, वो किसी को भी दे सकते हैं। आप चाहे खुद खर्च करें, आप चाहे अपने संतान को दें, अपनी पीढ़ियों को दें। यह है स्थानांतरण का सिद्धांत। और तीसरा है अन्याय के परिशोधन का सिद्धांत। यह कहता है कि अगर किसी ने गलत रूप से अगर पैसा कमाया है, अगर किसी ने भ्रष्टाचार से या चोरी से कोई जमीन प्राप्त की है, उसका परिशोधन हो सकता है, उसको भी सुधार हो सकता है। लेकिन ईमानदारी पूर्वक अगर किसी ने अपनी जमीन पे मेहनत करके और जमीन को साफ करके उसका मालिकाना हक लिया है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। सरकार उससे वो जमीन नहीं ले सकती, उस जमीन पर टैक्स नहीं लगा सकती। तो उसका पहला नियम तो है ये, दूसरा है ये, और तीसरा नियम है ये। ऐसे 3 नियम है नोजी के हकदारी सिद्धांत के। इसको अन्याय के इसको परिशोधन का सिद्धांत भी बोलते हैं। प्रक्रियात्मक न्याय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, 2 प्रकार के न्याय के सिद्धांत आते हैं। एक होता है प्रक्रियात्मक और एक होता है तात्विक। तात्विक जो है वो परिणाम पे ध्यान देता है, और जो प्रक्रियात्मक है वो सिर्फ प्रक्रिया पे ध्यान देता है कि प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। उसके बाद किसको क्या मिलता है ये उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग होगा। प्रक्रियात्मक न्याय ये कहता है कि अगर समाज में आपको प्रोग्रेस करनी है तो सब लोगों को समान अवसर दो। आपसे ये कहा गया कि आपको नेट करनी है या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपको क्या करना होगा? चाहे महिला है, पुरुष है, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, SC है, ST है, EWS है, OBC है, कुछ भी हैं, आप सबको एक सी योग्यता होगी, सबके 55% होंगे, सब नेट होंगे। उसके बाद प्रतियोगिता होगी, खुली प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता में जो ज्यादा मार्क्स लाएंगे वो बन जाएंगे। महिला पुरुष का SC ST OBC के साथ कोई भेद नहीं किया जाएगा, कोई आरक्षण नहीं होगा, सबके लिए प्रक्रिया समान होगी, जो योग्य होगा वो प्राप्त कर लेगा। दूसरा होता है तात्विक न्याय। ये कहता है कि अगर ऐसा हुआ, सब लोगों को बराबर मान लिया गया, तो भारत में तो कभी भी जो SC वाले हैं, ST वाले हैं, महिलाएं हैं, OBC है, EWS वाले हैं, ये तो फिर बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पहले से पिछड़े हुए हैं, इनके लिए शिक्षा के अवसर पहले ही कम है। तो आप प्रक्रिया पे नहीं ध्यान दो, बल्कि परिणाम पे ध्यान दो कि रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, सब वर्गों का समान कल्याण होना चाहिए, ये है अच्छा रिजल्ट। तो तात्विक न्याय परिणाम पे ध्यान देता है। तो ये 2 प्रकार के न्याय हैं। ये जो बाजारवादी पूंजीवादी है वो प्रक्रियात्मक न्याय पे बल देते हैं कि जो योग्य होगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो प्रक्रियात्मक न्याय बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, बिल्कुल सही है। बाजार में जिसके माल में दम होगा वो बेच लेगा, बाकी भूख मरेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति के लिए उत्तरदायी होता है। कोई अमीर है, गरीब है, वो अपनी स्थिति के लिए उत्तरदायी है। कोई अगर पास नहीं हो रहा है तो उसकी गलती है। प्रक्रिया तो सबके लिए समान है। दो प्रतियोगिता, पीछे रह जाओ तुम्हारी गलती है। हर व्यक्ति के पास व्यक्तिगत हकदारियां होती है, बिल्कुल होती है। यानी हर एक व्यक्ति जो कुछ प्राप्त करता है उसके ऊपर उसका हक होता है। राज्य या दूसरे वर्ग के कल्याण के लिए उसे वो चीजें छीनी नहीं जा सकती। ये भी प्रक्रियात्मक में उत्पादन और वितरण भिन्न है नहीं।
ये उत्पादन और वितरण दोनों गतिविधियों को एक ही मानते हैं, जो घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इसका डी है उत्तर। निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है? देखिए, दो वाक्य चलते हैं कि न्याय सर्वोच्च सद्गुण है और न्याय प्रथम सद्गुण है। ये दो अलग अलग हैं। प्लेटो न्याय को सर्वोच्च सद्गुण मानता है और इसको चौथा सद्गुण मानता है, लेकिन जॉन रोल्स इसको प्रथम सद्गुण मानता है। तो ये जॉन रोल्स का है। जॉन रोल्स का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि जिस प्रकार हमारा जो दर्शन है उसका जो प्रथम सद्गुण है वो है सत्य की खोज, यानी दर्शन का तात्पर्य सत्य की खोज करना, तो वो पहला सद्गुण है उसका। वैसे ही सामाजिक संस्थाओं का जो पहला सद्गुण है वो है न्याय, यानी ये पहले जो काम करेगी वो न्याय की स्थापना करेगी। चलिए, तो ये जॉन रोल्स का अत्यंत प्रसिद्ध कथन है। इन्होंने न्याय को समस्त सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण कहा है कि जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो सबसे पहले इसकी स्थापना करेंगी। अगला क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं कि रॉबर्ट नोजिक ने जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत के विकल्प को आगे बढ़ाया, जिसका प्रमुख लक्षण है विशेषाधिकार नहीं और अहित नहीं है, वर्गों में निकृष्टता को प्राथमिकता भी नहीं है। ये तो रोल्स चर्चा करता है। वो कहता है कि जो अपनी योग्यता से कमाएगा उसके ऊपर उसका पूरा हक होगा, ये उसका हकदारी सिद्धांत है। ये रॉबर्ट नोजिक से जुड़ा है और रॉबर्ट नोजिक जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत की खिलाफत करते हैं अपनी पुस्तक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में। 1971 में पुस्तक आई थी रोल्स की। इसके बाद इनकी पुस्तक आती है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया नोजिक की, जिसमें जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हैं, अपने हकदारी के सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण करते हैं। जॉन रोल्स के सिद्धांत से संबंधित पदावली या शब्दावली नहीं है कि इसमें से कौन सी शब्दावली है वो जॉन रोल्स से रिलेटेड नहीं है। अज्ञान का पर्दा है, वेल ऑफ इग्नोरेंस, जिसके पीछे बैठ के सामाजिक समझौताकार न्याय के नियमों का निर्णय करते हैं। मूल स्थिति है जहां से शुरुआत होती है, एक बार काल्पनिक स्थिति है मूल स्थिति, जिसको हम सामाजिक समझौते वाले जो सिद्धांत शास्त्रीय लोक है, ओप्स है, रूसो है, उनकी प्राकृतिक अवस्था के तुल्य है मूल स्थिति। विशेष पूर्वता कर्म है, न्याय के जो नियम है उनका एक कर्म है, इसको विशेष पूर्वता क्रम या लेक्सिकल ऑर्डर बोला जाता है। जैसे डिक्शनरी में शब्द होते हैं ABCD, वैसे न्याय के 3 नियम है, उनको पहले एक आएगा, फिर उसके बाद दूसरा आएगा, फिर इसके बाद तीसरा आएगा। ये भी है लोक्य परंतुक, ये जॉन रोल्स का नहीं है, बल्कि ये तो रॉबर्ट नोजिक का दिया हुआ है लोकियन परंतुक। ये जॉन लोक से प्रभावित है और ये संपत्ति के स्वामित्व से रिलेटेड है। तो जब भी आप रॉबर्ट नोजिक को करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से लोकिन परंतुक समझ में आ जाएगा जब न्याय के तहत आप करेंगे। इसका तात्पर्य क्या, क्योंकि लंबा चौड़ा समझाने वाला मुद्दा है। अभी हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक बार शब्द बैठ जाए कि लोकियन परंतुक है क्या, ये जॉन लोक से संबंधित है। इसको कई बार लोकियन शर्त या लोकियन प्रोविजो भी बोलते हैं कि संपत्ति के स्वामित्व की एक शर्त है। लोग कहता है वो शर्त ये है कि आप औरों के लिए भी छोड़ेंगे। नोजी की शर्त को थोड़ा सा बदल देते हैं कि आप जमीन पे भले ही हक जमा लो, लेकिन औरों के लिए भी तो आपको पर्याप्त मात्रा में छोड़नी पड़ेगी। ये है लोकिन शर्त, जिसको नोजिक थोड़ा सा बदल देते हैं। तो ये नोजिक से संबंधित है, तो ये पदावली नहीं है, ये नोजिक की है। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत जॉन रोल्स द्वारा प्रतिपादित न्याय के अवधारणा से संबंधित नहीं है? देखिए, हम बार बार
देख रहे हैं कि या तो लॉजिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं जॉन रॉल्स के ऊपर। न्याय के जो क्वेश्चन आते हैं वो अधिकांश जो क्वेश्चन आते हैं वो जॉन रॉल्स के ऊपर आते हैं, और रॉल्स से आगे निकले तो फिर वो लॉजिक के ऊपर आते हैं। तो देखिए कौन सा है समान स्वतंत्रता, ये इसका पहला नियम है। ये इसका बी का एक नियम है भेदमूलक सिद्धांत। लेकिन भेद तभी किया जाएगा जब हीनतम व्यक्ति का अधिकतम लाभ होगा, कि समाज में भेदभाव स्वीकार है, संपत्ति की असमानता स्वीकार है, अधिकारों की असमानता भी स्वीकार है, अमीरी गरीबी स्वीकार है, हायरार्की स्वीकार है समाज में, लेकिन हीनतम स्थिति वाले व्यक्ति को उससे फायदा होना चाहिए तभी स्वीकार होगा। अवसर की उचित समानता, ये ए का बी सिद्धांत है, ये 2 का ए है, ये 2 का बी है। न्यायपूर्ण हस्तांतरण का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांतों में से नहीं है, ये वाला। पहला स्वतंत्रता दो, फिर ये लागू होता है लेक्सिकल ऑर्डर विशेष पूर्वता क्रम में 2 नंबर पे, फिर सबको अवसर की उचित समानता दो, ये नहीं होता भेदमूलक सिद्ध व्यवहार करने का है इसके अंदर। न्याय के एकीकृत सिद्धांत में संबंधित है। न्याय का एकीकृत जो सिद्धांत है वो नैन्सी फ्रेजर का है। नैन्सी फ्रेजर इसमें वितरण को, मान्यता को, पहचान को, इन सब चीजों को शामिल कर देती है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा भी मिले, प्रत्येक व्यक्ति को पद भी मिले, प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार हो प्रत्येक व्यक्ति की। तो ये समस्त प्रकार के न्याय को शामिल कर देते, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, समस्त प्रकार के न्याय को। तो ये है नैन्सी फ्रेजर का न्याय का एकीकृत सिद्धांत। तो दोस्तों ये हमने न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए। तो आप देखेंगे कि अधिकांश क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही आते हैं। तो आप जब भी न्याय वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से पहले करने हैं वो अच्छी तरह से करने हैं, जो महत्वपूर्ण है वो कौन से हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, पहले कौन से आ चुके हैं। तो आपके मन में एक फ्रेम बन गया होगा अब तक। धन्यवाद दोस्तों, मनोयोग पूर्वक लगे रहिए। ये जो मौसम है ये बहुत ही अच्छा मौसम है पढ़ाई की दृष्टि से। तो आप खूब मनोयोग पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।